नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th जियो की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th जियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहे हैं और इन फ्यूचर भी जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं या फिर वो क्वेश्चन जो चैप्टर के मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। जहां तक क्लास 11th जियो की बात है तो आपके यहाँ पे दो बुक्स दी गई, थ्योरी की दो बुक रहेगी आपकी। पहली बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। दूसरी आपकी बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भारत भौतिक पर्यावरण। तो यहाँ पे हम आपकी जो बी बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट उसके सेकेंड चैप्टर संरचना और भू आकृति विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 मार्कर क्वेश्चन और फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे आपके जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन है। जहां तक आपके जियो की बात है, क्लास 11th जियो की इस बुक की बात है, तो इस बुक में जितने भी चैप्टर्स दिए गए वो सभी चैप्टर्स आप ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हो। 9th क्लास में आपके पास चैप्टर्स थे, वो चैप्टर हूबहू एज इट इज उठा करके यहाँ दे दिए गए। एक या दो टॉपिक है जो ऊपर नीचे कर दिए गए। इसके अलावा एक चैप्टर आपका 6th जो चैप्टर रहेगा सॉइल्स मिट्टियाँ, वो चैप्टर आप 10th क्लास में कवर कर चुके हो। और एक जो 7th चैप्टर है आपका, वो चैप्टर हालांकि आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा पहले, लेकिन जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 9th क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसमें वो पहले आप कवर कर चुके हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, पहला जो क्वेश्चन रहेगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा, ये हमें बताना है। ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि पूर्वी घाट कौन सा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा साउथ इंडिया। ओके क्लियर। तो यहाँ पे ये आ जाता है हमारा पश्चिमी घाट, क्लियर, एक श्रृंखला है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा पूर्वी घाट। ये जो पूर्वी घाट है ये थोड़ा सा कम ऊंचा है, कटा फटा है। ओके, और जो पश्चिमी घाट है वो कंटिन्यूस सीरीज है, लगातार एक सीरीज है जिसको पार करना मुश्किल है। जबकि पूर्वी घाट है क्योंकि नदियां काफी सारी यहाँ से नदियां निकलती है और वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ से कटा फटा ज्यादा है। तो इन्होंने पूछा कि इस वाले पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, तो वो महेंद्रगिरी है, लगभग उड़ीसा के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। क्लियर हो गया ना कि पूर्वी घाट का है। तो पूर्वी घाट है वो पूर्वी भारत के यानी कि दक्षिणी भारत के पूर्वी भाग में आ जाता है। ओके, एक कटी फटी सीरीज है ये पहाड़ियों की, ज्यादा ऊंचाई इसकी है नहीं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, शिखर है, वो है महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और ये उड़ीसा में है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। कई बार ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो आंसर रहेगा अनाईमुडी और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है, 2695 मीटर। ओके, मैंने लिखा नहीं तो याद रख सकते हो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना जरूरी है कि अनाईमुडी है वो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है और ये यहाँ पे केरला में आ जाता है लगभग। ओके, तो यहाँ पे आएगा और इसकी ऊंचाई है वो 2695 मीटर। क्लियर। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो आपका प्रश्न दिया गया कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से सागर से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, दोबारा से मैं मैप बना देता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा साउथ इंडिया हो गया। तो यहाँ देखिए इस साइड में क्या आ जाता है? अरब सागर, यहाँ आ गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आ गया इंडियन ओशन। तो ये जो पार्ट है हमारा 3 ओर से जो सागर से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्लियर। चलिए 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा चौथा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, ये हमें बताना है। ओके, वैसे हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, पढ़ते आ रहे हैं ना। सबसे ऊंचा जो शिखर है, विश्व का सबसे ऊंची जो चोटी है, वो माउंट एवरेस्ट है। अब इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने ये पूछा कि हिमालय का ही होना चाहिए लेकिन भारत में होना चाहिए वो। अब जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन कहाँ आती है? वो नेपाल में आती है। ठीक, जहां पे इसको सागरमाथा बोला जाता है, हम बोलते हैं उसको माउंट एवरेस्ट। अब इन्होंने पूछा कि हिमालय का भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, तो वो केजी है, कंचनजंगा है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये वैसे देखा जाए तो विश्व के तीसरे नंबर पे आएगा। ओके, सबसे ऊंची चोटी आपकी आ जाती है माउंट एवरेस्ट। क्लियर। उसके बाद आपकी आ जाएगी केटू हालांकि हिमालय का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आपकी आ जाएगी कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा है जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये है 8598 मीटर। और अगर बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में आती है, वो ये हमारी केजे है।
ओके, क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। अब ये जो ज्वालामुखी है ये तो आपको समझ में आता होगा कि कई बार पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, जो इंटरनल पार्ट है, जैसे इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, जो ए बुक है हमारी, उसके सभी चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, डिटेल में हम चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। तो उस बुक में आपका जो 3rd चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और जो 4th चैप्टर है, दोनों चैप्टर में हम वॉल्केनोज की बात करेंगे, ज्वालामुखी की बात करेंगे। तो उसमें हम ये समझेंगे कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपका सक्रिय हो गया। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? वो ज्वालामुखी जो लगातार फटते रहते हैं। लगातार का मतलब ये नहीं कि रोज ही फटेंगे, यानी उनमें विस्फोट होता रहता है, चाहे वो 10 साल के बाद भी हो सकता है, 20 साल के बाद, यानी कि एक पीरियड होगा उसके बाद उनमें विस्फोट होता रहता है, वो सक्रिय होते हैं। दूसरे जो ज्वालामुखी होते हैं यानी कि सक्रिय के बाद, वो होते हैं प्रसुप्त। प्रसुप्त वाले कौन से होते हैं? प्रसुप्त वाले वो होते हैं जो सोए हुए हैं, यानी कि लंबे समय से फूटे तो नहीं है लेकिन कभी भी फूट सकते हैं। तीसरे होते हैं डेड, कि लंबे समय से उनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ और इन फ्यूचर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जा रही है, जो एक्टिव वोल्केनो है। तो इंडिया में केवल एक ही है और वो बेरन आइलैंड के ऊपर है, बेरन द्वीप के ऊपर है। ये अंडमान निकोबार के पास है, बंगाल की खाड़ी में आइलैंड है, तो उसके ऊपर हमारा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, ये हमें बताना है। यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। ओके, 8,611 मीटर इसकी टोटल हाइट है। कहाँ पे है, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ समझ में आ जाए। ओके, कहाँ पे? तो लगभग ये यहाँ पर है। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे ये हमारी K2 है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये कराकोरम जो सीरीज है उसका हिस्सा आ जाती है। क्लियर। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा 7th जो क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी की ऊपरी भूप्रपट्टी में मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है? तो इसके बारे में भी हमने चैप्टर में पढ़ा है, जो चैप्टर डिटेल में किया तो उसमें हमने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी भूप्रपट्टी है उसमें कई सारी प्लेटों में, यानी कि ये हमारी अर्थ है, ओके, और अर्थ को आप मान लीजिए ऑरेंज की तरह, संतरे की तरह। तो उसके ऊपर वाला छिलका, उसके नीचे वो नीचे का जो पार्ट आ गया, ऊपर वाली भूप्रपट्टी है, तो उसके नीचे कुछ प्लेटें हैं। प्लेटें मतलब कुछ ऐसी लंबी चौड़ी, हजारों किलोमीटर लंबी प्लेटें। तो उसमें 7 मुख्य प्लेटें हैं, ओके, और कुछ छोटी छोटी प्लेटें। तो इसमें उन्होंने पूछा मुख्य प्लेटें कितनी हैं, तो मुख्य प्लेटें 7 हैं। ये अलग अलग दिशाओं में चलती है, अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट करती है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि थार डेजर्ट जो है हमारा, थार मरुस्थल है, आमतौर पे सूखा मरुस्थल है, उसमें नदियां हैं वो नाम मात्र की है। तो यहाँ पे सबसे लंबी जो नदी है वो लूनी नदी है। हालांकि ये भी मौसमी नदी समझते होंगे कि वो नदी जो मौसम में, विशेष में मौसम में इसमें पानी आता है, बाकी सूख जाती है। बारिश के मौसम में इसमें पानी आता है और बाकी दिनों में सूख जाती है। तो ये लूनी है, जो राजस्थान की मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? जैसे हम इन्हें इस चैप्टर में पढ़ा है कि भारत को, जो भारत की स्थलाकृति है, भारत का जो भौतिक भाग है, उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। उनमें से प्रायद्वीपीय जो भाग है वो सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पहले बना है। और अगर ये पूछा जाए ना, सबसे पुरानी प्राचीन श्रृंखला कौन सी है, ओके, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसमें अरावली आएगा। लेकिन यहाँ पे भूभाग पूछा गया है तो भूभाग में प्रायद्वीपीय भाग आ जाएगा। ठीक। अब प्रायद्वीपीय भाग तो आपको पता चल गया होगा। अब तक मैं दोबारा से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, 10th क्वेश्चन है, टेथिस सागर से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? ये हमें बताना है। तो हिमालय का जो निर्माण है वो टेथिस सागर से हुआ है, हिमालय का। क्लियर। यानी कि हिमालय की जगह पे क्या था, पहले टेथिस सागर था, वहाँ पे तलछट वगैरह यानी कि कंकर पत्थर पाए जाते थे। इधर से यूरेशियाई प्लेट आगे चली, इधर से ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आगे चली, दोनों टकराए तो बीच का तलछट धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। मान लीजिए कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मिट्टी है तो दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को पास लेके आइए, वो मिट्टी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी ना। सेम वे से ऐसे टेथिस सागर से हिमालय बना है और हिमालय आज भी ऊपर की तरफ उठ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, भारत की खारे पानी की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो भारत की खारे पानी की सबसे मीठी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भाई मैं भी क्या बोल रहा हूँ कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। ओके, कहाँ? ये उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको खारे पानी की पता है तो मीठे पानी की पता है, और नहीं पता है तो पता लगा के
बताइएगा जरूर। ओके, तो ये रहेंगे हमारे 1 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 3 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में वो रहेगा कि हिमालय पर्वत की 3 समानांतर श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। एक चीज़ तो आपको पता होगी कि हिमालय भारत के उत्तर में कैसे है, वो चाप के आकार में, कितनी श्रृंखलाएं, उसमें 3 श्रृंखलाएं हैं। ओके, ऐसे 3 श्रृंखलाएं, फिर वहाँ से अरुणाचल में जाकर के साउथ की तरफ भी मुड़ जाती है। अब इसमें 3 श्रृंखलाएं यानी कि एक हिमालय नहीं बल्कि 3 सीरीज है, पैरेलल सीरीज है ये। तो इसमें से हमें उनके नाम बताने। तो सबसे पहले आ जाता है ये हमारा हिमाद्री। कौन सा ये? हिमाद्री या आंतरिक हिमालय, क्योंकि अंदर की तरफ है ना तो आंतरिक हिमालय बोल सकते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं? हिम जमा में आद्री यानी कि हिम का घर। ओके, क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है। जितनी भी बड़ी अपनी नदियां हैं वो सारी सारी नदियां यहीं से निकलती है। बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। ग्लेशियर समझते हो ना, हिम नदी भी यहाँ पर है। जो माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी चोटियों की बात करते हैं, वो इसी हिमालय का हिस्सा है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 मीटर यानी कि उससे नीचे तो है ही नहीं है। क्लियर, समझ रहे हो ना। उसके बाद आ जाता है हमारा हिमाचल या फिर मध्य हिमालय। ये लगभग इसकी जो एवरेज हाइट है वो 4200 मीटर के आसपास है। क्लियर। और ये जो हमारा हिमाचल या मध्य हिमालय, यहाँ पर कहीं कहीं पे घाटियाँ पाई जाती है। घाटियाँ, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। इसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेस है जितने भी है वो हमारे हिमाचल या मध्य हिमालय में आते हैं। उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसकी एवरेज जो हाइट है वो 1000 से 1500 मीटर के बीच में, यानी कि ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये। उसके आसपास 1500 मीटर इसके आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये अगर बात की जाए तो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ जहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है। क्लियर। तो ये होगी हमारी 3 श्रृंखलाएं। एक बार फिर से देखिएगा कि क्या कुछ यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा हिमाद्री आंतरिक हिमालय, ये आ गया हिमाचल या मध्य हिमालय, ये आ गया शिवालिक। ये बर्फ़ के लिए फेमस है और बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती है। यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं और मतलब घाटियाँ पाई जाती है। टूरिस्ट प्लेस यहीं पे। ये बाह्य हिमालय आ जाता है जिसकी ऊंचाई कम है। क्लियर हो गया ना। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। प्लेट सीमाओं और गतियों के नाम लिखिए। प्लेट सीमाओं अथवा गतियों के नाम बताना है कि प्लेट, जैसे प्लेटों की बात आपने चैप्टर में की होगी, आपने चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया होगा, समझा होगा। तो वहाँ पे हम देखिए कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ये जो ऊपरी परत है, इसके नीचे कई सारी प्लेटें पाई जाती है। कोई किसी भी आकार में, कोई किसी भी आकार में, जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। तो इन्होंने पूछा कि इसी आधार पर प्लेट की सीमाओं या फिर गतियों के नाम बताने हैं। तो 3 प्रकार की गतियाँ करती है। पहली होगी अभिसारी गति। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट। जो अभिसारी प्लेट होती है क्या करती है कि दो प्लेटें, वो प्लेटें कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है तो उसे बोलते हैं हम अभिसारी गति। ओके, सी फॉर कन्वर्जेंट, सी फॉर क्लोज, कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के क्लोज आती है, एक दूसरे के पास आती है, तो उसको बोलते हैं अभिसारी गति। ओके, ऐसे डायग्राम बना दो कि सिंपल सा डायग्राम बनेगा तो ये हो गया अभिसारी गति। ओके, ए बी ऐसे ही होगा ना इंग्लिश में। अगर अभिसारी को लिखें तो देखिए ए और बी पास पास है ना, मतलब पास पास आना, इससे याद रह जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा है अपसारी गति। अपसारी गति कब होती है? कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। डी से डाइवर्जेंट, डी से हो गया डिस्टेंस, कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही है, कि इधर जा रही है कि उधर जा रही है, तो इसे बोलते हैं अपसारी गति। ठीक। तीसरा हो गया रूपांतर गति। अब ये कौन सी होगी कि रूपांतर गति कहाँ होगी? कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास से तो गुजरे लेकिन विपरीत दिशा में जा रही है वो। ओके, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, लेकिन एक दूसरे से टकराते हुए जा रही है, तो उसे बोलते हैं रूपांतर गति। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, जैसे हमने यहाँ पे बात की ना, पास आती है तो उस वक्त पर्वत वगैरह बनते हैं। जब ये दूर जाती है तब क्या होता है? तब महासागर वगैरह बनते हैं। जब ये टकराते हुए जाती है या फिर ऐसे आमने सामने टकराती है तब भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, छोटे छोटे से डायग्राम बनेंगे, उसके साथ में इनको कर लोगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, कि पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? नाम लिखना है, हमें बताना है। ओके, तो जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहले तो आप पश्चिमी तटीय मैदान को देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने मैप ले लिया है ताकि और बेटर तरीके से समझा जा सके। ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ से आ गया, ये पश्चिमी घाट आ गया। ओके, लगभग ये आ गया हमारा पूर्वी घाट। तो ये जो पश्चिमी घाट और ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी, इसके बीच में ये आ जाता है हमारा पूर्वी तटीय मैदान और ये आ जाता है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। ये जो पट्टी दी गई ना, ठीक। अब इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सबसे पहले ये कि गुजरात से लेकर के यहाँ जो गोवा तक है,
इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट। ओके, इसको हम कोंकण तट बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद ये जो केरला यहाँ पे कर्नाटका वाला भाग है, कर्नाटका वाला, इसको कन्नड़ तट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्नड़ तट। कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है कर्नाटका में उसी बेस पे। और ये नीचे वाला जो मलयालम भाषा वाला इलाका आ जाता है केरला का, तो यहाँ पे बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार। यानी कि इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो गोवा तक है उसको कोंकण तट बोलेंगे, जो कर्नाटका में कन्नड़ भाषा के आधार पर इसको बोलते हैं कन्नड़ तट, और जो नीचे वाला केरला वाला भाग है उसमें बोलते हैं इसको मालाबार तट। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। आपको थोड़ा सा यहाँ भी बता दूं कि ये जो पूर्वी हमारा तटीय मैदान है इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तरी सरकार आ जाता है, और नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो ये हो गया कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को, क्योंकि वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों बांटा जा सकता है? तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला ऊपर वाला भाग रहेगा कोंकण तट, जो गुजरात से गोवा तक है। दूसरा रहेगा कन्नड़ तट जो कर्नाटका में है, और मालाबार तट जो केरला वाला भाग आ जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4th, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताइए। ओके, पहले आप समझ लीजिए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कौन सा है, तो हम दोबारा से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझेंगे। तो ये हमारा साउथ इंडिया बन गया समझो। यहाँ से एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, ओके, ये होगी पश्चिमी घाट, और यहाँ से एक कटी फिटी पर्वत श्रृंखला है, वो है हमारी पूर्वी घाट। क्लियर? अब हमें क्या बताना है? इसमें और इसमें अंतर बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमें बताना है। अब देखिए घाट क्यों बोलते हैं, एक चीज़ और बता दूं आपको कि घाट क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ढाल बना होता है ना, जैसे सीढ़ियाँ वगैरह होती है नदियों में, तो उसको घाट बोलते हैं ना, धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे घाट होते हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि ये जो इस साइड से है, यहाँ से है, यहाँ से ये ऊंचा है, फिर ऐसे ऐसे उत्तर की तरफ बढ़ता जाता है, ये नीचे होता जाता है, तो ये घाट की तरह, इसलिए इनके नाम घाट पड़ गए हैं। क्लियर? तो चलिए देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला पूर्वी घाट है, वो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में। पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी दिशा में। नेचुरल सी बात है, कुछ नया याद नहीं करना आपको कि पूर्वी घाट है वो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में, जबकि पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी दिशा में। पूर्वी घाट है वो कम ऊंचा है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है। एक अंतर ये हो गया, जो पश्चिमी घाट है वो ज़्यादा ऊंचा है। उसका जैसे सबसे ऊंची जो चोटी हमने पहले ऊपर की है ना, अनाई मोडी है, कितनी ऊंचाई उसकी? 2695 मीटर, इतनी तक ऊंची चोटी भी है। जबकि हमने पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात की, महेंद्रगिरी, कितनी है? 1501 मीटर। देखिए पता चल रहा है ना? तो इसमें से जो पश्चिमी घाट है वो ज़्यादा ऊंचा है, जबकि पूर्वी घाट है वो कम ऊंचा है। पूर्वी घाट है वो ज़्यादा कटा फटा है, क्योंकि वहाँ से देखिए कि जो हमारा पूर्वी घाट है उसको अगर हम देखें तो इस साइड से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए ज़्यादा कटा फटा है। जबकि पश्चिमी घाट क्या, एक लगातार श्रृंखला है, जिसको केवल द्रोह या कि पासेस से ही पार किया जा सकता है, आर पार नहीं जा सकते। जो हमारा पश्चिमी घाट है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस सीरीज है, यहाँ से ऐसे उसको हर जगह से पार नहीं कर सकते। जबकि पूर्वी घाट है कटा फटा है, कहीं से भी पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर ऊंचाई है। जबकि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर है वो अनाई मोडी है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो ये इतने अंतर बता दोगे काफ़ी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इस चैप्टर में से ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि एक अंतर बताओ वाला क्वेश्चन रहे, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो चाहे वो एनुअल एग्जाम हो, उसमें आपके एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो डिफरेंस वाले रहेंगे, अंतर बताइए। ओके, चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, सेक्शन रहेगा, उसमें है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर के 5 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें 3 मार्कर और 1 मार्कर इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। 5 मार्कर की बात करें तो ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा जो रिपीट होता रहता है आपके एग्जाम में, कि भारत के प्रमुख भौतिक या भू आकृतिक विभाग कौन से, हमें बताना कि भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ओके, भू आकृति के बेस पर। और इसमें से प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए। मैंने यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार लिख दिया। वैसे ऐसा पूछा जा सकता है कई बार कि किसी एक का वर्णन कीजिए। ओके, ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उनको पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया जाता है कि इनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख भू आकृति के विभाग कौन से। तो भारत को जो विभिन्नताएं हैं, भू आकृति मतलब जैसे एक जैसा समतल नहीं ना इंडिया, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मैदान आ गए, कहीं पे पठार आ गए, कहीं पे मरुस्थल आ गए। तो इस आधार पे भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 6 भागों में। सबसे पहले हिमालय पर्वत आ जाता है, हमारा उत्तर की तरफ है, सबसे उत्तर में आ जाता है ना, चाप के आकार में हिमालय। उसके दक्षिण में आ जाता है हमारा तटीय जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इस साइड में हमारा आ गया, फिर उससे साउथ की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ आ जाता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। एक बार मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूँ कि मैं बता पाऊँ,
कि किस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ से, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता इस पर मैप बनाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हमारा पर्वतीय भाग आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हमारा मैदानी भाग आ जाएगा, लंबा, यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वगैरह इस साइड में चला जाता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा आ जाता है जो प्रायद्वीपीय पठार है। और यहाँ पे जो राजस्थान की तरफ हम जाते हैं उस साइड में, तो वहाँ पे आ जाता है थार मरुस्थल, ये तटीय मैदान हो गए हमारे। और यहाँ पर अपने द्वीप समूह हो जाते हैं, यहाँ और यहाँ। ओके, इस टाइप से कुछ है, क्लियर। तो भारत को 6 भौतिक भूभागों में बांटा जा सकता है: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। क्लियर। चलिए, अब इसमें से हमें क्या बताना है? हमें बताना है प्रायद्वीपीय पठार को, उसकी कुछ विशेषताओं को बताना है। तो हम 3, 4, 5 विशेषताएं बता देते हैं, काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहले कि जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, वो भारत के दक्षिण में 3 ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं कि ये पठारी भाग है। इतना समझ में आ गया। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये प्राचीनतम भूभाग है, जितने भी 6 भाग हैं उनमें से सबसे पुराना ये है। कैसे आकार में? ये त्रिभुज के आकार में। इसे खनिजों का भंडार गृह, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स भी इसको कहा जाता है, क्योंकि खनिज, देश के जो खनिज है उसका 90% इसी प्रायद्वीपीय पठार में मिलता है। और ये प्राकृतिक वनस्पति में भी धनी है, परंतु कृषि के लिए थोड़ा कम उपयुक्त है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन है, नहरें निकालना बड़ा मुश्किल है। ओके, तो ये रहेगी इसकी विशेषताएं। इतना तो कर लोगे, आसान सी लाइनें मैंने लिख करके आपको दे दिए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में 5 मार्कर में, वो है उत्तरी भारत के विशाल मैदान पर एक नोट लिखिए। हमें बताना उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बारे में। तो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ओके, इसलिए इसको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं ना। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस टाइप से भी इसको बोला जा सकता है या कहा जा सकता है। जैसे थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा समझें कि कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर के अगर हम इस साइड में आ जाएं तो ये राजस्थान आ गए, यहाँ से शुरू होता है, यूपी से होते हुए यहाँ तक चला जाता है, आगे चला जाता है असम की साइड में। इस टाइप से ये मैदान बना हुआ है, ठीक। यहाँ ये पाकिस्तान में भी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ तक का जो पंजाब और पाकिस्तान वाला मैदान है वो है सिंधु का मैदान। और यहाँ तक जो पश्चिम बंगाल तक मैदान है यह है गंगा का मैदान। और जो असम में है वो आ जाता है हमारा असम और लगभग बांग्लादेश का उत्तरी भाग हो गया, वहाँ पे आ जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस मैदान का निर्माण है वो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, इसलिए इसको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा, ये मैदान है जलोढ़ मिट्टी से बना एक उपजाऊ मैदान है। किस मिट्टी से बना? जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ओके, इस मैदान के उत्तर में क्या आता है? उत्तर में, नॉर्थ में आ जाता है हिमालय पर्वत और दक्षिण में, साउथ में आ जाता है पठार, दक्कन का पठार। ओके, यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। टोटल जो लेंथ है इसकी 2400 किलोमीटर है। और जो चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर है, यानी कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा चौड़ा है। जैसे असम में जाएं तो 90 किलोमीटर चौड़ी पट्टी रह जाती है। ओके, पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ा है, जबकि पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये कम चौड़ा होता जाएगा। यह मैदान मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, नदियों, विकसित कृषि, यानी कि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, नदियाँ बहती है तो पानी की सुविधा भी उपलब्ध है, कृषि बड़ी उन्नत अवस्था में है, जलवायु यहाँ की बहुत अच्छी है, इसलिए इस मैदान में घनी जनसंख्या पाई जाती है। अलग से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में घनी जनसंख्या क्यों है? पहली चीज़ कि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी, यहाँ से हजारों नदियाँ बहती है जो कि सिंचाई की सुविधा देती है। तीसरा, यहाँ पर कृषि बड़ी उन्नत अवस्था में है। चौथा, यहाँ की जलवायु बड़ी अनुकूल है, ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, इसलिए यहाँ पे घनी जनसंख्या भी पाई जाती है। इस मैदान को इसके निर्माण के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ओके, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी भारत के विशाल मैदान पर एक छोटा सा नोट। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ये है कि बांगर और खादर में अंतर बताइए। यहाँ पर आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया कि बांगर और खादर क्या है। पहली चीज़ तो मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं कि बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के 2 टाइप है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी के टाइप है। अब इसमें से हम एक एक करके सबसे खादर मिट्टी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह नदी बहती है, ये नदी बह रही है, तो इसके आसपास का ये जो इलाका है, पास का इलाका मतलब इतना नहीं जितना मैं यहाँ पे मोबाइल पे आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा पा रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा, यानी कि 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का इलाका हो सकता है। ये जो इलाका है जहाँ पे मैंने पास दिखाया, वो इलाका है वो जलोढ़ का खादर वाला इलाका आ जाता है। और जो दूर का इलाका है, जो फार डिस्टेंस वाला इलाका है, फार डिस्टेंस वाला, ये आपका आ जाता है बांगर का इलाका। ओके, इतना समझ लिया ना।
अब चलिए कि खाद्र क्या है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यह नदी के पास की निम्न भूमि होती है। अब देखिए क्यों होती है उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नदी के पास की निम्न मतलब नीची जमीन है और यहाँ लगभग हर वर्ष बाढ़ आ जाती है। यह मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है और कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। अब देखिए कि क्या है कि नदी के पास का इलाका है, नीचे वाला इलाका है, तो नेचुरली सी बात है जब बाढ़ आएगी तो पानी यहाँ भी आएगा, यहाँ पानी आएगा तो नई परत बिछ जाएगी, नई परत बिछ जाएगी तो ये मिट्टी नई हो जाएगी, तो नई जलोढ़ होगी ना। और क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आ रही है तो इसलिए ये मिट्टी थोड़ी ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। ज़्यादा उपजाऊ तो कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना कि खाद्र है वो किसके पास है, वो पास में है नदी के। तो नदी के पास है तो वहाँ ऑटोमेटिक आइडिया लगाओ कि नीचे वाली ज़मीन है, बाढ़ भी आती होगी, बाढ़ आती है हर साल नई परत भी बिछ जाती होगी, नई परत बिछ जाती है तो नई मिट्टी बन जाती होगी, नई मिट्टी बन जाती है तो ज़्यादा उपजाऊ होगी, ज़्यादा उपजाऊ तो कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगी। ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो खाद्र क्या है कि खाद्र नई जलोढ़ मिट्टी है, नदी के पास की निम्न भूमि है, यहाँ लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है, ये अधिक उपजाऊ मिट्टी और कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। जबकि बांगर की बात करें तो डिफरेंस तो बस छोटा सा ही है कि ये पास वाली मिट्टी नहीं है, ये क्या है कि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो यही जलोढ़ मिट्टी, लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्यों है, क्योंकि ये नदी से दूर और उच्च भूमि, यहाँ हर साल बाढ़ नहीं आती, तो पहले बन गई होगी, अब तो नहीं बन रही ना हर साल। ये दूर की उच्च भूमि है, यहाँ बाढ़ नहीं आती है और इसलिए थोड़ी कम उपजाऊ। ये नहीं लिखना कि कम उपजाऊ है, कम नहीं, थोड़ी कम उपजाऊ है, कि उपजाऊ नहीं, कई बार ये लिख दिया कि उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ है ये लेकिन थोड़ी कम उपजाऊ है और ये कृषि के लिए थोड़ी कम उपयुक्त है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अच्छी खासी कृषि होती है और उसका जो दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा, वहाँ पे ये बांगर मिट्टी पाई जाती है, तो क्या वो कम उपजाऊ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उपजाऊ है वो। तो ओके, तो ये रहेगा बांगर और खाद्र में डिफरेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 5 मार्कर में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये है भाबर और त्राई में अंतर बताइए। ये भी एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है, समझ लोगे तो मज़ा आएगा, आपको लगेगा बड़ा आसान सा है। इसमें क्या है कि हिमालय, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाबर क्या है, पहले एक एक करके समझते हैं कि भाबर क्या है। ये शिवालिक के दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। जैसे हम थोड़ा सा मैप ऑफ इंडिया को लेने की कोशिश करते हैं, ओके, इस टाइप से, ये हमारा मान लीजिए कि हिमालय की ये 3 पट्टियाँ हमारी 3 श्रृंखलाएँ। तो हिमालय के दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी एक पट्टी है। ओके, इतनी नहीं, मतलब जहाँ जहाँ हिमालय फैला उसके साउथ में। तो ये जो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, ये भाबर है। इसमें क्या होता है कि नदियाँ जैसे ऊपर से आई ना, ऊपर से जब आती है ढाल ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आ जाती है। जब ये मैदानी भाग में एंट्री करती है, क्या होगा, ढाल कम हो गई, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने से क्या हुआ, इनकी शक्ति कम हो गई, शक्ति कम हुई तो क्या हुआ कि इन्होंने उन बड़े बड़े पत्थरों को यहीं पे जमा कर दिया। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इस इलाके में बड़े बड़े कंकर पत्थर पाए जाते हैं। अब इतना समझा दिया ना मैंने क्यों पाए जाते हैं, तो आपको लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है कि ऊपर से तो वो ढाल था, पानी था, स्पीड थी, शक्ति थी, बड़े बड़े पत्थरों को ले आए, जैसे मैदानी भाग में एंट्री की, गति कम हो गई, ढाल कम हो गया और उससे इनकी शक्ति कम हो गई। तो ये जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है, कहाँ, शिवालिक के दक्षिण में, इसमें बड़े बड़े कंकर पत्थर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी जो नदियाँ आती है वो तो अंडरग्राउंड हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कहीं पे ईंटें वगैरह वैसे पत्थर वगैरह पड़े तो थोड़ा पानी होगा बारिश का तो वो नीचे से ही निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि छोटी छोटी नदियों का तो पानी ऊपर दिखाई नहीं देता, अंडरग्राउंड होकर के निकल जाता है। और ये जो इलाका है, क्योंकि इसमें कंकर पत्थर इत्यादि ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। ओके, इतनी सी बात है, समझ गए ना। ये मान लीजिए कि हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये। यहाँ पे बड़े बड़े कंकर पत्थर पाए जाते हैं, यहाँ छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत हो जाती है और ये प्रदेश कृषि के लिए कम उपयुक्त है, तो इसे भाबर बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे, जैसे भाबर और त्राई में कंफ्यूज हो जाते हो, कौन सा भाबर त्राई, तो अल्फ़ाबेटिकली करोगे, बी फॉर भाबर, टी फॉर त्राई। ओके, तो बी पहले आएगा ना अल्फ़ाबेटिकली, जो पहले ऊपर वाली पट्टी है वो भाबर रहेगी और नीचे वाली पट्टी वो टी से त्राई रहेगी, तो ये याद रखोगे। अब हम त्राई की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा भाबर। अब भाबर के भी दक्षिण में एक पट्टी है, ओके, जो 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इस पट्टी में क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर तो यहाँ जमा हो गए, यहाँ पे छोटे छोटे कंकर पाए जाते हैं, मिट्टी पाई जाती है, दलदल ज़्यादा पाए जाते हैं, ओके। और यहाँ पे जो भाबर की नदियाँ जो अंडरग्राउंड हो गई थी वो वापस धरती के ऊपर आ जाती है, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर है नहीं कि जिसके नीचे से पानी निकल पाए, तो यहाँ पे वो नदियाँ वापस धरती पे आ जाती हैं। और ये जो इलाका है, क्योंकि इसमें बारीक मिट्टी पाई जाती है, पानी है ही, तो ये कृषि के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक, समझ में आ गया ना, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। ये एक तो भाबर के दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है,
छोटे छोटे कंकर पाए जाते हैं, यहाँ पे दलदल पाए जाते हैं। इसमें वो नदियाँ जो गायब हुई थी, अंडरग्राउंड हुई थी, वो वापस धरती के ऊपर रीएमर्ज हो जाती है और ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल प्लेस है। ओके, तो ये हो गया भाबर और तराई में अंतर क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 5th क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर बताइए। तो ये देखिए बहुत सारे अंतर कर दिए मैंने, क्योंकि ये चैप्टर आपका जियो का इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लें कि ये पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन से की बात करें। तो यहाँ पे आ गया पश्चिमी घाट, ओके, यहाँ पे आ गया हमारा पूर्वी घाट। तो ये वाला जो मैदान है बीच में, बीच वाला पट्टी रह गई ना, ये वाला, ये जिसकी हम बात करें, ये है पूर्वी तटीय मैदान और ये है पश्चिमी तटीय मैदान। दोनों में अंतर बताने हमें, ओके, इन दोनों में अंतर क्या है ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पूर्वी तटीय मैदान है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। कहाँ ये पूर्वी घाट आ गया, यहाँ पे ये पूर्वी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी, इनके बीच में आ गया ना ये वाला पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में। ये हमने बता दी लोकेशन पहले में, दोनों में अंतर है, एक पश्चिम में एक पूर्व में। दूसरा पूर्वी तटीय मैदान है वो ज़्यादा चौड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत कम चौड़ा, लगभग आधा है उसका। ठीक, पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा बहुत पाए जाते हैं। डेल्टा क्या होता है कि जब नदी किसी भी सागर में गिरने वाली है तो क्या करती है, वो अपने आप को कई धाराओं में बांट लेती है। क्यों बांट लेती है, क्योंकि देखिए कि वो नदी जब सागर में, महासागर में गिरने वाली होती है तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में जाकर के ढाल कम हो जाता है, मंद हो जाता है, और जबकि गाद वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, कंकर पत्थर मिट्टी इत्यादि की, तो पावर कम हो गई तो वो रास्ते में गाद जमा होना शुरू हो जाता है, वो धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति होती है, इस टाइप की दलदली आकृति जो कई किलोमीटर में फैली हो सकती है, तो उसे डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पश्चिमी जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पे डेल्टा अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ढाल है वो ढाल कैसे है, यहाँ थोड़ा सा फिर से देखिए आप कि यहाँ से ज़्यादातर नदियाँ इससे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, हमारी 90% नदियाँ, तो यहाँ पे डेल्टा ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान है उसमें डेल्टा कम पाए जाते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे नदियाँ छोटी है, दूसरे ये कि ढाल तीव्र है, मतलब मंद नहीं हो पाता, ढाल खड़ा होने के कारण यहाँ पे डेल्टा कम मिलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो उपजाऊ भी ज़्यादा है, डेल्टा है तो उपजाऊ ज़्यादा होगा, ओके, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम उपजाऊ है, क्योंकि इसमें डेल्टा कम पाए जाते हैं, जो डेल्टा होते हैं वो ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। इसके साथ साथ जो पूर्वी तटीय मैदान है, क्योंकि इसमें डेल्टा अधिक है तो वो अधिक उपयुक्त है एग्रीकल्चर के लिए, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान वो कृषि के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। ओके, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे हम पहले भी सीरीज़ लेकर के आए थे 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो वो सीरीज़ में से जैसे भी आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस उनके बोर्ड एग्जाम में, उनकी 9th क्लास में आए हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट भी आपको नहीं मिलेगा, हज़ारों की संख्या में कमेंट्स मिलेंगे आपको, तो कोई स्टूडेंट भी आपको नहीं मिलेगा, रेयर कोई मिलेगा जो कहेंगे कि एज इट इज़ वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। तो यहाँ पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, 100% इसी के साथ जा सकते हो। तो यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके हम कंप्लीट आपकी जियो को कवर करवाएंगे, पोल साइंस को कवर करवाने वाले हैं, हिस्ट्री की भी बात करेंगे, यानी कि आपके ह्यूमैनिटीज़ के लगभग से सब्जेक्ट है वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ करने वाले। और हाँ, जहाँ तक इन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की बात है तो ए बुक हमारी हो चुकी है पहले, दोबारा भी इसको लेकर के आएंगे और बी बुक की एक्सप्लेनेशन भी हम लेकर के आने वाले हैं। आप थोड़े दिनों का वेट कीजिए, उसके बाद सब कुछ दे दनादन आपकी वीडियोज़ आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।